हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जो जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी में अगर आप रीडिंग करेंगे तो काफी अच्छे से आपको याद रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो आप कंप्लीट देखें, उसके बाद आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को क्यों देखना जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ने से पहले, ताकि ये आपको बताए कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस बातों पे आपको फोकस करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और इस वीडियो में हम सब के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो एलडीसी कलर के एग्जाम से लेकर यूपीएससी लेवल तक के हो। तो एनसीईआरटी जब भी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका जीएस का पोर्शन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए हम क्लास 6 से शुरू करके क्लास 12 तक की हम सारी की सारी एनसीईआरटी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आप फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है, मून एंड सेलेस्टियल बॉडी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को अच्छे से समझ आए, दोनों ही टर्म्स को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मून की। मून दिया गया है यानी कि चंद्रमा। बेसिकली 2 स्टेजेस के बारे में यहाँ पर इसका डिस्कशन किया गया है। एक है न्यू मून, एक है हमारा फुल मून। न्यू मून क्या होता है, यानी कि जब चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो हम क्या बोलते हैं, अमावस्या की रात है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो न्यू मून क्या है हमारा, बेसिकली अमावस्या की स्टेज। फुल मून जब चांद पूरी तरीके से दिखाई दे, पूरा गोल दिखाई दे, ब्राइट दिखाई दे, तो वो होता है हमारा पूर्णिमा। अब ये दोनों एक बार ये दिखता है 15 दिन में, फिर उसके बाद 15 दिन में ये दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि महीने में 2 बार दिखते हैं। अगर क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो जो चंद्रमा है यानी कि फुल मून या न्यू मून में से महीने में कितनी बार दिखाई देता है, तो 1 बार दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाता है तो फुल मून होता है पूर्णिमा। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू मून क्या क्लियर स्काई में दिखाई देगा, तो न्यू मून क्लियर स्काई या डार्क स्काई दोनों में ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि होता क्या है, अमावस्या यानी कि उस दिन चांद दिखाई नहीं देता है एट ऑल। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमने इसके डिस्कस किए से हम साथ टॉपिक के डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। इसके बाद है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती हैं, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। तो जो कुछ भी आपको यूनिवर्स में दिखाई दे, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, जो कुछ भी आपको ब्रह्मांड में दिखाई दे, चाहे वो मैटर है, चाहे वो एनर्जी है, या किसी भी प्रकार की कोई भी बॉडीज है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम में, तो यूनिवर्स में कुछ भी चीज, एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स, इट इज सेलेस्टियल बॉडी। वेदर इट इज सन, प्लैनेट, आपके सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, मीटर्स, एनीथिंग जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका सेलेस्टियल बॉडी। इसी तरीके से हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर आपको कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज दिखाई दे रही है, चाहे वो एनर्जी के रूप में हो, चाहे वो हीट के रूप में हो, लाइट के रूप में हो, आपके तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आपके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड है, आपके सभी उल्का पिंड, आपके ये सारे क्या है, एक खगोलीय पिंड है। तो जो कुछ भी आपको ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वो सब है आपका सेलेस्टियल बॉडी, या फिर आप उसको बोलेंगे ब्रह्मांड। नेक्स्ट है आपके लिए स्टार, यानी कि तारा, तारे जिसको आप बोलते हो। तो स्टार क्या होते हैं, स्टार के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो आपको याद रखनी है। तो स्टार्स होते हैं बिग एंड हॉट। क्या होते हैं, बड़े होते हैं, गर्म होते हैं। अगर गर्म की बात आई है तो यानी उनके पास हीट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो दे हैव देयर ओन हीट, यानी कि गैसेस के होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस के बने होते हैं, तभी हॉट हो गए, हीट आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। बिंग होंगे, हॉट होंगे, गैसेस होगी, और अपना क्या होगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर हम बात करें सन की, तो सन भी एक स्टार है, यानी कि हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। यस, तो इसमें इतना ही आपका स्टार के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तारे हैं वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अगर आप अर्थ की बात करें हम, क्योंकि जो तारे हैं वो अर्थ से काफी दूर हैं, यानी कि अर्थ हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माँ, तो अर्थ से काफी दूर है। तो अर्थ में के एटमोस्फेयर में आप काफी सारी लाइट्स देखते हैं, काफी सारी लेयर्स हैं। इस तरीके से जो हम मैप बनाते हैं एक, कि काफी सारे लेयर्स हैं और तारा हमारा क्या है, बहुत दूर है। तो इन जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स की डेंसिटी में, घनताओं में डिफरेंस होता है। और जब आप यहाँ धरती से ऊपर देखते हो तारों को, तो उनकी जो लाइट है वो आपको कभी डेंसिटी कभी ज्यादा कभी कम दिखाई देती है, तो आपको लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं। तो इसलिए जो तारे हैं वो आपको धरती से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। एक इंपॉर्टेंट जो नोट दिए होते हैं एनसीईआरटी में, साथ साथ वो भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है खगोलीय पिंड्स के बारे में जानने में। चाहे वो सूरज आपका ग्रह है, तारे हैं, उपग्रह है, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, तो सारी की सारी बॉडीज आपकी जो स्टडी करे साइंस की ब्रांच, उसका नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का अगर आपसे फादर पूछा जाए कि फादर कौन है या इनके पिता कौन है, तो आप क्या बोलोगे? निकोलस कोपरनिकस। ये इनके फादर का नाम है एस्ट्रोनॉमी का, जो आपको याद रखना है कौन है? निकोलस कोपरनिकस, काफी फेमस है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है? कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस यानी कि नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ग्रुप ऑफ स्टार यानी कि तारों का समूह। तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए नक्षत्र का, तो क्या है? उर्सा मेजर, या आप इसको बोलते हो बिग बियर। उर्सा मेजर ये क्या है? एक एग्जांपल है आपके नक्षत्र का, ठीक है। इसी को आप बिग बियर या उर्सा मेजर दोनों एक ही के नाम है। तो आपने जो एक नक्षत्र जो फेमस है वो आपने क्या सुना है? सप्तऋषि। सप्तऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये एग्जांपल है कॉन्स्टलेशन का। ये क्या है? बेसिकली तारों का समूह है। ऐसे तारों के समूह को हम नक्षत्र बोलते हैं जो कुछ ना कुछ आकृति बनाते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो नक्षत्र की अगर हम बात करें, सॉरी सप्तऋषि की, तो इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलता है। इस तरीके से आपका कुछ है नक्षत्र। कुछ इस तरीके से। और नक्षत्र को अगर आप यहां से देखेंगे, जो भी अगर आप यहां से देखेंगे अर्थ से नक्षत्र को, अगर आप इस तरीके से इस एंगल में देखेंगे, तो ये जो वर्चुअल लाइन है, यानी कि जो ये इमेजरी लाइन है, तो ये मिलाती है आपको एक और स्टार से। और ये तारा हमारा कहलाता है पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। इसको हम बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या करता है? पुराने समय में समय बताने के लिए काफी हेल्पफुल था, तो इससे आपको टाइम का पता चलता है। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सी डायरेक्शन को दर्शाता है? ये नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को ये दर्शाता है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये इमेजरी लाइन सीधा आपको मिलाती है पोल स्टार से, यानी कि ध्रुव तारा से। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि ध्रुव तारा कौन सी डायरेक्शन को दर्शाता है। और ध्रुव तारा का जो है हम इसको किस लिए भी जानते हैं? टाइम के लिए भी जानते हैं। तो ये सप्तऋषि आपको याद रखना है। इसको आप मिनी बिग बियर भी बोल सकते हैं, मिनी उर्सा मेजर भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्लैनेट्स। प्लैनेट्स यानी कि ग्रह।
तो ये तो आपने सुना ही होगा कि ग्रह क्या करते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, यानी कि ग्रह की अपनी लाइट्स नहीं है, तो दे डोंट हैव देयर हीट एंड लाइट। ना तो उनका कोई अपना प्रकाश होता है, ना ही उनकी कोई ऊष्मा होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सूरज की अपनी लाइट और हीट होती है, लेकिन ग्रह की नहीं होती है। ग्रह किससे चमकते हैं, तारों की मदद से। ग्रह जो उनकी लाइट को मिलती है, किससे मिलती है, तारों से। तो अगर आपसे पूछा जाए धरती, अर्थ को कहां से मिलती है रोशनी या लाइट, तो मिलती है सन से। प्लेनेट एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना है प्लेनेट, और जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है, प्लेटेनाई। प्लेटेनाई का मतलब क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वंडरर, और वंडरर को अगर हिंदी में बात करें तो क्या है, जो हमेशा घूमता रहे, घुमक्कड़ जिसको आप बोलते हो। तो प्लैनेट्स क्या होता है, प्लैनेट्स हमेशा घूमते रहते हैं। अगर ये सूर्य है, अगर ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर वो एक फिक्स ऑर्बिट में, यानी कि जो है निश्चित पाथ में, निश्चित रास्ते से जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं। ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसको ऑर्बिटल पाथ भी बोलते हैं। तो ये सपोज अगर एक ग्रह है तो ये पूरा यहाँ पे घूमता रहेगा, अपनी दूरी पे भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम, सूर्य परिवार, सूर्य परिवार यानी कि सूरज का परिवार। तो सूर्य इसमें मेन है। ये हमारा सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कौन है, हमारे ग्रह। टोटल कितने हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, कब से पहले 9 थे, 2006 से पहले। अगर आप बात करें 2006 से पहले की, तो हमारे पास जो टोटल प्लैनेट्स थे, टोटल ग्रह थे, वो कितने थे, 9 थे। तो कौन सा ग्रह अब नहीं है, अब नहीं है हमारा प्लूटो। प्लूटो सबसे लास्ट में होता था, 9th ग्रह होता था। प्लूटो अब ग्रह नहीं है, उसको IAU, व्हाट इज IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक यूनिट है जो बताती है ग्रह के बारे में, जो बेसिकली रिसर्च करती रहती है। एस्ट्रोनॉमिकल आपका किससे बना है, एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी हमने क्या डिसाइड किया था कि एस्ट्रोनॉमी वो साइंस की स्टडी है जो डिस्कस करती है, जो बेसिकली क्या करती है, सन, मून, खगोलीय पिंड की बारे में रिसर्च करती है। तो अब प्लूटो को क्या बोलते हैं, अब प्लूटो को हम ग्रह तो नहीं बोलते, प्लैनेट तो नहीं बोलते, तो कुछ तो नाम होगा उसका। क्यों नहीं है वो ग्रहों में, कुछ कंडीशंस होती हैं ग्रह बनने रहने के लिए, तो जो अब प्लूटो में नहीं थी, तो इसलिए अब उसको ग्रह नहीं माना गया है 2006 से। अब ग्रह क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्वार्फ प्लैनेट। एंड व्हाट इज ड्वार्फ प्लैनेट, ये होता है बोना ग्रह। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। ये सबसे बड़ा है वो, तो फिर इसके बाद ये, तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ग्रह हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा है, बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और उसके बाद हमारा कौन सा है, यूरेनस, नेपच्यून। और इसके बाद होता था हमारा प्लूटो, जो अब नहीं है। अगर इसी को हम बात करें इंग्लिश में तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर,
सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये है हमारे टोटल 9 ग्रह जो आपको याद रखने हैं, तो इतने हैं। इसमें वीनस यानी कि बुध सबसे नजदीक है सूरज के, 88 दिन लगते हैं इसको सूरज के चक्कर लगाने में। उसके बाद हमारा शुक्र, शुक्र को हम बोलते हैं पृथ्वी की बहन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइज में और जो ऑलमोस्ट जो है आइडेंटिकल है अर्थ के, यानी कि लगभग इन दोनों का साइज समान है, इक्वल है। तो शुक्र के बारे में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो क्या पूछा जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारी अर्थ की बहन बोलते हैं, इसको पृथ्वी की बहन बोलते हैं। अर्थ 3rd नंबर पे है सूरज की साइड से, लेकिन अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो 5th नंबर पे है। बड़ों में इसकी संख्या पूछी जाए तो कौन सी है? 5th नंबर पे है। उसके बाद है हमारा मंगल, उसके बाद हमारा बृहस्पति। बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद है हमारा शनि, इससे कम उपग्रह और इससे कम छोटा है ये। फिर यूरेनस, इसके पास इससे कम उपग्रह और इसके पास इससे। अगर अब हम सैटेलाइट की बात करें, आपको याद रखना है कैसे, तो बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है, इसके पास है 0। शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, इसके पास भी कितने हैं? 0। तो पहले दो के पास तो है ही नहीं। ठीक है, अब हमारी आती है पृथ्वी। पृथ्वी के पास कौन है? चंद्रमा, सैटेलाइट। हम सैटेलाइट नेचुरल की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल सैटेलाइट है हमारा मून, यानी कि जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जो इंसानों द्वारा छोड़े जाते हैं, रॉकेट से द्वारा ले जाए जाते हैं और ऑर्बिट में फिक्स कर दिए जाते हैं। अब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उनकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारा कम्युनिकेशन के लिए, मौसम की जानकारी के लिए या किसी और रिसर्च के लिए हमें हेल्प करता है। तो चंद्रमा है हमारा, ये है नेचुरल। अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो जैसे एजुसेट है, ठीक है, इनसेट है, तो ये हमारे हैं आर्टिफिशियल। उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल के पास भी हैं दो उपग्रह। इसके पास सबसे ज्यादा है, फिर इसके पास इससे कम, फिर इसके पास इससे कम और इसके पास इससे कम। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर है 67, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह और 67 यहाँ पे इसके उपग्रह हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब पृथ्वी के अगर आप देखोगे तो पृथ्वी पे ज्यादा हिस्सों पे पानी है, ठीक है, 2/3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? जब भी आप पृथ्वी को ऊपर से देखोगे तो जो पानी का रंग ज्यादा दिखाई देता है, जो होता है नीला, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह। अब ग्रह तो सारे हैं, क्या सारे ग्रहों पे जीवन है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे है जीवन? हमारे अर्थ पे है जीवन, पृथ्वी पे जीवन है। क्यों? क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह पर आपको रहने के लिए क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो वो बेसिकली सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी में। टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ज्यादा गर्मी होगी तो भी आप नहीं रह पाएंगे, बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो भी आप नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी अनुकूल है जीवन के लिए। तो इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर। इसके बाद एक और टर्म हम यूज करते हैं, नेबुला। नेबुला क्या होता है? बेसिकली क्लस्टर होता है, ये एक तरीके से क्लाउड होता है गैस एंड डस्ट का। सारी जगह स्टार है, स्टार के बीच में जो डस्ट और जो गैसेस है वो इकट्ठा होकर जो क्लाउड बनाती है उसको हम बोलते हैं नेबुला। जो नए स्टार्स है वो इस नेबुला में ही बनते हैं। तो हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। अब बात करते हैं हम सूरज की, यानी कि सन। सन एक तारा है, स्टार है। स्टार की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी? स्टार की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी कि ये हॉट होगा क्योंकि इसकी अपनी हीट है, इसकी अपनी लाइट है, इसका अपना पुलिंग फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये सारी चीजें हैं सूरज के बारे में। सूर्य के बारे में आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि एक तारा है, तारा वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिलती हैं, चाहे वो इसकी लाइट हो, चाहे वो हीट हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। अब जो ग्रहों को रोशनी देता है ये, क्योंकि जो ग्रह हैं वो किससे चमकते हैं? सूरज की रोशनी से, तारे की रोशनी से। तो हमारी पृथ्वी सूरज की रोशनी से चमकती है, अपना लाइट उसको उससे मिलता है। और अगर सन और अर्थ के बीच में जो है डिस्टेंस पूछी जाए तो वो कितनी है? 150 मिलियन
किलोमीटर। सूरज और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। सूरज की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको सूरज के बारे में याद रखने हैं, यानी कि सूर्य के बारे में आपको याद रखने हैं। प्लैनेट्स हमने डिस्कस कर ही ली है कि 8 प्लैनेट्स होते हैं, जो नाम है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि एनसीईआरटी में एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो उससे भी याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व मी नट्स। तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ट्रिक दी गई है यहाँ पर। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसे आपको ये याद रखने हैं। तो एम से हमारा क्या था? सबसे पहला ग्रह आपका रिवाइज हो जाएगा। तो पहला क्या है? मरकरी यानी कि बुध। वी वीनस यानी कि शुक्र। ई अर्थ यानी कि पृथ्वी। एम मार्स यानी कि मंगल। जे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। एस सेच्युन यानी कि शनि। यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरीके से आप जो भी 8 सैटेलाइट है उस इसमें आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहला कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, जिसको 88 दिन लगते हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में। अब अगर आपसे पूछा जाए सैटेलाइट क्या है, तो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। जिस तरीके से ग्रह सूर्य के चारों ओर एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह होते हैं। ओके, अर्थ के बारे में हमने डिस्कस किया कि थर्ड है फ्रॉम द डिस्टेंस, कि सूर्य से अगर हम डिस्टेंस शुरू करें तो थर्ड नंबर पे है। तीसरा ग्रह जो है वो पृथ्वी है। साइज की बात करें तो 5वें नंबर पर है। अब अर्थ की शेप की बात कर लेते हैं। शेप ऑफ अर्थ, शेप क्या है अर्थ की? ये क्या है? फ्लैटर्ड एट द पोल, यानी कि जो ध्रुव है, ध्रुव से थोड़ी सी फ्लैट है और बल्ज है। कहां पे? इक्वेटर पे। और इक्वेटर से थोड़ी फूली हुई है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जियोड यानी कि शेप जो कि पृथ्वी जैसा है, अर्थ लाइक शेप। जियोड का सबसे पहले यूज किसने दिया था? ये नाम किसने दिया था? J.F. लिस्टिंग। या आप इसको याद रख सकते हो, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। J.F. लिस्टिंग ने दिया था जियोड का नाम। फ्लैटन है पोल्स पे, यानी कि पोल्स पे ये इस तरीके से है, इक्वेटर पे थोड़ी फूली हुई है। तो इस तरीके से ये जियोड है, अर्थ लाइक शेप। यानी कि अगर आप अपने हाथ में एक टेनिस की बॉल लें, उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ऊपर इसको हम बोलेंगे पोल, जो आपने दोनों हाथों से पकड़ी है, एक नॉर्थ पोल और एक हमारा कौन सा होगा? साउथ पोल। तो जो बीच में से थोड़ी सी फूल जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी, ब्लज हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो बीच में से फूली हुई है, ईस्ट वेस्ट जो हम डायरेक्शन लेते हैं, और नॉर्थ और साउथ जो है वो बीच में फ्लैट टर्न है, यानी कि पोल्स ध्रुव पे थोड़ा सा फ्लैट टर्न है। अब बात करें अगर हम मून की, तो मून क्या है? बेसिकली एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। मून चंद्रमा सैटेलाइट है, वो भी नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? अर्थ का। इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। अगर इसके डायमीटर यानी कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। अगर हम व्यास बात करें तो जैसे ये सर्कल है, इसके ये सेंटर है, सेंटर से होती हुई दोनों पॉइंट्स को इधर सीधी लाइन जो मिलाती है, ये हमारा होता है व्यास। तो व्यास जो अगर हम बात करें, जो डायमीटर मून का कितना है? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के व्यास का 1/4, 1/4 है। अब बात करें चंद्रमा सूर्य से कितनी दूर है, तो ये है 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400
400 किलोमीटर। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि सूरज हमसे कितना दूर है और चांद हमसे कितना दूर है। चंद्रमा अपने एक्सिस पर घूमने में, यानी कि परिक्रमण में और घूर्णन में, रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों में ही अपनी दूरी पर घूमना, यानी कि अपने एक्सिस पर घूमने में भी कितने दिन लेता है? 27 दिन। और अगर उसको पृथ्वी के चारों ओर घूमना पड़े तो भी कितने दिन लेता है? 27 दिन। तो 27 दिन में अपनी गति पर भी वो चक्कर पूरा कर लेता है और पृथ्वी के चारों ओर भी वो अपना जो चक्कर है वो 27 दिन में पूरा करता है। और हमारी पृथ्वी भी घूम रही है। तो फलस्वरूप होता क्या है कि हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा नजर आता है, एक ही फेस हमें नजर आता है। चंद्रमा पर जो है हमारी जो जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की वातावरण अनुकूल नहीं है। वहां पर पठार भी हैं, पहाड़ हैं, रिलीफ्स हैं, यानी कि ट्रंचेस भी हैं। तो जो आप बोलते हो कि जो आपको चंद्रमा पर जो काला धब्बा दिखाई देता है, जो हम बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनते थे उससे रिलेटेड, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो साइंटिफिक है वो क्या है कि चंद्रमा पर माउंटेन्स है, पहाड़ है, तो उसकी परछाई जो आपको दिखाई देती है उसके कारण उस पर आपको काला धब्बा दिखाई देता है। तो अब आपसे कोई भी बच्चा पूछे, कोई भी भाई बहन पूछे, तो आपको एग्जैक्ट रीजन बताना है कि साइंटिफिक रीजन में क्यों चंद्रमा पर वो आपको काला धब्बा दिखाई देता है। सबसे पहला इंसान कौन था जिसने चंद्रमा पर पैर रखा? वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो उसने कब रखा? 29 जुलाई 1969, यानी कि 29 जुलाई 1969। स्पीड ऑफ लाइट भी इसमें दी गई है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद है एस्ट्रॉइड्स, यानी कि क्षुद्र ग्रह। ये आपका लास्ट टॉपिक है, क्षुद्र ग्रह और मेट्रॉइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह होते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट्स, टाइनी बॉडीज। टाइनी बॉडी, छोटे छोटे टुकड़े जो ग्रहों के बीच में घूमते हैं। किन ग्रहों के बीच में घूमते हैं? मार्स एंड जुपिटर। सूर्य से जब हमने कंपेयर किया था, यहाँ पे बेसिकली घूमते हैं क्षुद्र ग्रह, और ये है फिर से 4। तो इनको हम बोलते हैं इनर ग्रह, इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह, और इन चारों को हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो ये बेसिकली बने होते हैं गैसेस से, और ये बेसिकली बने होते हैं चट्टानों से। तो इनके बीच में जो ये टाइनी बॉडी, छोटे छोटे टुकड़े जो घूमते हैं मार्स यानी कि मंगल और जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बीच में, उनको हम बोलते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह, और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रॉइड्स। तो बेसिकली है क्या ये कुछ नहीं है। जो ये है, ये किससे बने हैं? रॉक से बने, चट्टानों से बने हैं। तो काफी साल पहले जब ये इकट्ठा होकर इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ चट्टानों का, तो ये ग्रह बने। तो जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए वो इन ऑर्बिट्स में यहाँ पर घूमते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, यानी कि क्षुद्र ग्रह। अब बात कर लेते हैं मेट्रॉइड्स की, यानी कि उल्कापिंड। एक होता है मेट्योर, एक होता है मेट्रॉइड्स। ये होता है उल्का पिंड, और इसको हम बोलते हैं उल्का। तो उल्का पिंड और उल्का क्या होता है दोनों? ये बेसिकली क्या होते हैं? ये भी वही घूमते हैं, कहाँ? जहां पर एस्ट्रॉइड घूमते हैं। एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ घूमते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। तो ये भी मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं। उल्का पिंड ये जो खगोलीय पिंड है, ये जो सेलेस्टियल बॉडी है, जब अर्थ के संपर्क में आती है और जो अर्थ का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उससे जब टकराती है और इसमें फ्रिक्शन पैदा होता है, तो क्या होता है? ये धरती पर नहीं आ पाती है पूरी तरीके से, वहीं पे थोड़ा सा इसको जो है फ्रिक्शन हो जाता है। तो क्या होता है, कई बार जब आप देखते हो कि टूटता तारा जिसको आप बोलते हो, तो वो होता है हमारा उल्का मेटियोर्स। जब अर्थ के सरफेस पर पूरी तरह ना आ पाए, अर्थ जो एयर है, एयर के फ्रिक्शन के कारण वहीं पे वो थोड़ी सी जल जाए और हमें टूटता हुआ तारा दिखाई दे, तो इसको हम टूटता हुआ तारा, या हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। अगर यही चीज हमारी
अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आए और जो एयर फ्रिक्शन है उसका उस पर कोई असर ना पड़े, फिर भी वो किसी तरीके से सरवाइव करके अर्थ पे आ जाती है। तो जब अर्थ पे वो आती है तो एक होलो बना लेती है, यानी कि एक खड्डा सा बना लेती है। उस प्रोसेस को जब वो यहां पर आ जाती है उसको हम बोलते हैं मीटेरॉइड। ठीक है, तो उल्का पिंड कब, जब वो धरती पे आ जाए, अगर वो नहीं आ पाती है तो वो उल्का रह जाती है, उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, यानी कि टूटता हुआ तारा। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है, यानी कि शोधक ग्रह और उल्कापिंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा या आप कैसे डिफरेंस करोगे कि ये उल्कापिंड है और ये एस्ट्रॉइड है, यानी कि ये क्षुद्र ग्रह है और ये जो है आपकी उल्कापिंड है। अब बात कर लेते हैं हम गैलेक्सी की। तो गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं यानी कि आकाशगंगा, उसका नाम है मिल्की वे। हिंदी में शायद आप इसको दूधिया बोलते हो। तो जो आकाशगंगा है, मिल्की वे आकाशगंगा है हमारी। अब एक पूरा कंप्लीट जो एक डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में वो भी हम समझ लेते हैं। तो आप हो यहाँ पे, मी, आप कहां पर हो, अर्थ पे, पृथ्वी, पृथ्वी कहाँ है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। सूर्य कहाँ है, गैलेक्सी में, आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहाँ है, क्लस्टर में। क्लस्टर्स कहाँ, क्लस्टर्स क्या करते हैं, मिला के ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स मिला के क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। आप यहां हो पृथ्वी पर, पृथ्वी ग्रह, सूर्य सौर मंडल का इंपॉर्टेंट सदस्य, मेन सदस्य। सूर्य कहाँ है, गैलेक्सी में, आकाशगंगा में है। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा जहां पर हम हैं। ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि काफी सारी गैलेक्सी हो सकती हैं इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो हमारा जो गैलेक्सी का नाम है वो हमारा क्या है, मिल्की वे। अच्छा, सूर्य के पास जो तारा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के जो सबसे नजदीक स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आकाशगंगा के बाद क्लस्टर है, क्लस्टर फिर ग्रुप ऑफ क्लस्टर मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स, यानी कि हमारा पूरा ब्रह्मांड। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 के एनसीईआरटी का। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। वो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। उसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट लाइंस आपकी उसमें आएंगी। तो वो चैप्टर भी आप देखें, जब हम नया लेके आएंगे तो तैयार रहें उस चैप्टर के लिए। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें। उस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारा टाइम स्टैंडर्ड्स क्या है, हम क्यों +5:30, जब भी आप मोबाइल में या कहीं पे आप टाइम साइट यूज करते हो तो हम क्या यूज करते हैं, +5:30। तो इसका मतलब क्या है, ये +5:30 आया कहां से है, ये 5:30 का चक्कर क्या है। तो सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हम उसमें समझेंगे। तो ये आपका एक ओवरव्यू था, जितना एनसीईआरटी की 6th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है हमने सारा का सारा डिस्कस किया है। बाकी सारी इसके बाद और गहराइयों में हम जाएंगे अगले क्लासेस की एनसीईआरटी में। तो आज के लिए था इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी डाउट क्वेरी है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड में क्या डिफरेंस है, शुद्ध ग्रह और उल्कापिंड में, वो आपको बताना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।